वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे तो डिपेंड करती हैं बट नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, बशर्ते जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल हो। ये वाली नेचर उसकी ज़रूर होनी चाहिए कि वो नॉन वोलाटाइल हो। हमने बात की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की और ओस्मोटिक प्रेशर की। आज हम उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करेंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की, यानी कि कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, कितना चेंज आता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अकॉर्डिंग, उसको हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो तो होगा ज्यादा, और जो सॉल्यूशन होगा उसी सॉल्वेंट से बना हुआ जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर होगा उसी टेम्परेचर पे उससे कम। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, तो उस ग्राफ के लिए अगर मैं सॉल्वेंट के लिए कर्व बनाऊं तो सॉल्वेंट के लिए कर्व मान लिया ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के बीच में कि ए जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कैसे कैसे वेरी करता है, मैं उसको देखूं तो वो कर्व बनाएगा ए बी। और उन्हीं टेम्परेचर रेंज के लिए यानी उसी टेम्परेचर के लिए जो सॉल्यूशन होगा उसका, क्योंकि वेपर प्रेशर उससे कम होगा, लोअर होगा, तो जो उसका कर्व आएगा वो सी डी आएगा। अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा आता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि हमें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का, चाहे वो सोलवेंट है या सॉल्यूशन है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। हम एक्सटर्नल प्रेशर ले लेते हैं पी नोट। पी नोट अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो इसके बराबर जब भी प्रेशर हो जाएगा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना हो जाता है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो पी नोट ही कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं लाइन ड्रा करता हूं, देखता हूं, तो ए बी कर्व को ये ई पॉइंट के ऊपर काटता है, यानी जो ये ई पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को। और यही अगर मैं लाइन आगे बढ़ाता हूं तो ये एफ पॉइंट पे काटता है सी डी कर्व को, जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व है, यानी कि जो एफ पॉइंट होगा ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब E के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो टेम्परेचर की वैल्यू आती है टी बी नोट यानी कि टी नोट, और F के कोरस्पॉन्डिंग अगर टेम्परेचर देखता हूं तो टेम्परेचर की वैल्यू आती है टी बी। यानी टी बी क्या है? जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और टी बी नोट यानी टी नोट क्या है? सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। जब सोलवेंट बॉइल कर रहा होगा अकेला सोलवेंट, उसी टेम्परेचर पे अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखूं तो वो कम ही आएगा। उसको मैं पी एस से रिप्रेजेंट कर दूं, जो जी पॉइंट पे काट रहा है ई के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे ही, ये क्या होगा? पी एस होगा। पी एस क्या होगा? पी नोट से कम होगा। पी एस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर, और पी नोट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, किस बॉइलिंग के पॉइंट के ऊपर? जब सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि टी बी नोट है, टी नोट है, टी नोट के ऊपर कितना वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का? वो क्या है? पी एस है। तो मेरे पास यहां पे दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया जी, एक पॉइंट आ गया एफ। एक पॉइंट आ गया जी और दूसरा पॉइंट आ गया एफ। तो मैं G को पॉइंट 1 से रिप्रेजेंट कर दूं और F को मैं पॉइंट 2 से रिप्रेजेंट कर दूं। G के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं कि G के ऊपर कौन से कोऑर्डिनेट हैं, X कोऑर्डिनेट G के ऊपर है T नोट, और जो Y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? PS, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर। और F के कोरस्पॉन्डिंग जो मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो टेम्परेचर वाला कोऑर्डिनेट है TB, यानी टी नोट नहीं, यहां पे क्या है? टीबी है। और वाई कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है? पी नोट, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल ही है। अब बात करते हैं क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन की। क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन
जो है वो बताती है जब फेज चेंज हो रहा हो, ट्रांजिशन हो रही हो फेज में, कि सॉलिड से लिक्विफाई हो रहा है या लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, उस इक्विलिब्रियम के लिए कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे प्रेशर क्या होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे प्रेशर क्या होगा। यानी टेम्परेचर और प्रेशर को कोरिलेट करती है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, जब फेज चेंज हो रहा हो, फेज ट्रांजिशन हो रही हो उस टाइम पे। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें, क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है कि log नेचुरल ऑफ P2 अपॉन P1, यानी सेकेंड टेम्परेचर T2 के ऊपर जितना प्रेशर है वो, और फर्स्ट टेम्परेचर T1 उसके ऊपर प्रेशर जो है वो रिलेट कर दिया इसने ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे डेल एच क्या है, ये फेज चेंज की इंथाल्पी है। यानी अगर सॉलिड से लिक्विफाई हो रहा है तो डेल एच ऑफ लिक्विफिकेशन, और अगर लिक्विड से वेपराइज हो रहा है तो डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन। हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड से वेपर फेज में ट्रांजिशन। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डेल एच क्या है, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये किसको कोरिलेट कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर को कोरिलेट कर रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग क्या क्या प्रेशर होगा। आर उसके अंदर गैस कांस्टेंट है ही। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यू रखें .1 और .2 के कोरस्पॉन्डिंग, यानी जी और एफ के कोरस्पॉन्डिंग, तो जहां पे .2 है, .2 यानी जैसे P2 और T2 हमने लिया, P2 और T2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पॉइंट F के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे हम, टेम्परेचर TB और प्रेशर P0, और .1 के कोरस्पॉन्डिंग यानी P1 और T1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, T0 और PS, हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो log नेचुरल पी नोट, P2 की जगह पे आ गया P नोट, P2 कौन सा है, सेकेंड पॉइंट, तो ये आ गया P नोट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जहां T2 आएगा वहां पे वैल्यू क्या है बॉइलिंग पॉइंट की, TB, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है TB, और P1 की जगह पे, P1 की जगह यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट प्रेशर क्या आएगा वहां पे, P1 की जगह पे PS, और टेम्परेचर की जगह पे क्या आएगा T नोट। तो T1 की जगह पे T नोट और प्रेशर की जगह पे PS। तो ये हमारी जो क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन है उसके अंदर हमने जस्ट वैल्यू रखी है इस ग्राफ से पॉइंट G और F के कोरस्पॉन्डिंग, यानी मैं .1 और 2 कह दूं इनके कोरस्पॉन्डिंग। अब इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा सोल्व करना है, हम एलसीएम ले लेते हैं। टीबी टी नोट एलसीएम आ गया, और यहां पे क्या आ गया, टीबी माइनस टी नोट। टीबी माइनस टी नोट की बात करें, देखो जो टीबी नोट है ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये है सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये ई के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है बॉइलिंग का, टीबी नोट यानी टी नोट। और जो एफ के कोरस्पॉन्डिंग है ये क्या है, टीबी है। एफ सॉल्यूशन के लिए और ई वाला सोलवेंट के लिए, यानी ये तो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, और ये है सोलवेंट के लिए। सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, कितना उनके बीच में गैप है, वही क्या है, टीबी माइनस टी नोट। टीबी माइनस टी नोट यानी ये किसके इक्वल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल है, डेल्टा टीबी के इक्वल है, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो नीचे हमने टी नोट और टीबी की मल्टीप्लीकेशन की है, अगर मान लिया हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, तो हम बात करते हैं कि भाई जो सोल्यूट है वो अगर हमने कम डिजोल्व किया है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं, कम फर्क पड़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट में फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है, उस सिनारियो में जो टीबी की वैल्यू है और जो टी नोट की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी उस केस में टीबी और टी नोट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टी नोट के स्क्वायर के बराबर ही आएगा, लगभग लगभग। ये किसके इक्वल आएगा, अप्रोक्सीमेटली टी नोट का स्क्वायर। तो मैं इस वैल्यू की जगह पे टी नोट का स्क्वायर पुट कर सकता हूं, यानी कि एल एन पी नोट बाई पी एस इक्वल टू डेल एच बी बाई आर इंटू टी बी बाई टी नोट स्क्वायर। अब ये तो होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग क्या होगी, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट। देखो ये तो होगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
इसको फिर पी नोट से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूं टर्म को, तो पी नोट अपॉन पी नोट क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस में पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल आएगा, x2 के इक्वल आएगा। x2 को मैं लेफ्ट में ले जाऊं और पी एस बाई पी नोट को मैं राइट में ले जाऊं, तो पी एस बाई पी नोट किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस x2 के इक्वल आएगा। और पी एस बाई पी नोट इसका मैं लोग नेचुरल ले लेता हूं, नेचुरल लोगरिथम ले लेता हूं, तो वो किसके इक्वल आएगा, एल एन पी एस बाई पी नोट इक्वल टू लोग नेचुरल 1 माइनस x2 के इक्वल आएगा। अब यहां पे हमने बना लिया एल एन पी एस बाई पी नोट, और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर टर्म है एल एन पी नोट बाई पी एस। तो इसको इस जैसी टर्म बनाने के लिए मुझे पी नोट को तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा और पी एस को नीचे लाना पड़ेगा। लोगरिथम में जब हम ऐसा करते हैं तो पावर की वैल्यू -1 करना है। पावर की वैल्यू -1 करने का मतलब क्या है, हमें माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये वाला माइनस है इसको हम यहां प्लस रहने देंगे, इसको हम पावर में ले जाएंगे, जो टर्म अंदर है इसकी पावर में। जैसे हम अंदर वाली टर्म की पावर में ले जाएंगे तो पी एस बाई पी नोट की पावर -1 का मतलब होगा पी नोट बाई पी एस। तो ये वाली टर्म बाहर से तो पॉजिटिव हो जाएगी माइनस अंदर ले जाने के बाद, लेकिन अंदर वाली टर्म बदल जाएगी, एल एन पी नोट बाई पी एस हो जाएगा, और यहां हमने लिख लिया माइनस का log नेचुरल 1 माइनस x2। अब एल एन 1 माइनस x2 जो है इसका हम एक्सपेंशन फॉर्मूला देखते हैं। जो एल एन 1 माइनस x2 है इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला है माइनस के x2 -1/2 x2² -1/3 x2³ माइनस के 1/4 x2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक पावर बढ़ती जाएगी और 1 बाई जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट सोल्यूशन मींस उसके लिए जो x2 की वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी। जब x2 की वैल्यू छोटी है तो उसके स्क्वायर, क्यूब एंड पावर 4 और बड़ी पावर की वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि नेग्लिजिबल होगी। तो हम बाकी सारी टर्म को क्या कर सकते हैं, यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ln 1 माइनस एक्स2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के x2 के अप्रोक्सीमेट आएगी। और अगर हम इसका नेगेटिव ले लेते, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है ln 1 माइनस x2 नहीं है, इसके आगे नेगेटिव का सिंबल भी है, तो हम इसका अगर नेगेटिव लेते हैं तो इसका नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के ln 1 माइनस x2 किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, x2 के इक्वल आएगा। अब जो ये वाली वैल्यू है माइनस के ln 1 माइनस x2, ये किसके इक्वल आई है, x2 के इक्वल आई है। और ये किसके इक्वल है, यहां पे ये है ln p नोट बाई पी एस के। तो ln p नोट बाई पी एस किसके इक्वल आएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब ये जो वैल्यू है ln p नोट बाई पी एस की, ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, पीछे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव की थी इसके अंदर पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू x2 के इक्वल आई है तो ये वाली वैल्यू भी x2 के इक्वल आएगी। तो इसकी जगह पे हम क्या रख दें, x2 रख दें, तो ये आएगा x2 इक्वल टू डेल एच बी बाई आर डेल्टा टी बी अपॉन टी नॉट। अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अलग करना चाहता हूं कि मुझे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं टीबी को अलग, डेल्टा टीबी को मैं अलग निकालूं तो ये बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डेल्टा टीबी इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर x2 डिवाइड बाई डेल्टा एच बी, जहां पे आर गैस कांस्टेंट है, टी नोट जिसका हमने स्क्वायर ले लिया अब यहाँ पे वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट है। डेल एच बी जो है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड, एंड x2 क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये तो था हमारा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमने जो फॉर्मूला निकाला है ये निकाला हमने मोल फ्रैक्शन की टर्म में, और जो मोल फ्रैक्शन की टर्म में फॉर्मूला हमने निकाल दिया, एज सच इसका यूज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल मिलते हैं उनके अंदर वैल्यू मोलैलिटी की फॉर्म में दी होती है मोल फ्रैक्शन के बजाय। जब मोलैलिटी की फॉर्म में अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है तो हमें फॉर्मूला भी
मोलैलिटी की फॉर्म में चाहिए, तो हम इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किस फॉर्म में, मोलैलिटी की फॉर्म में। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, हम इसको मोलैलिटी की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मोल फ्रैक्शन को ही उठा लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, डेल एच वी कांस्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर लिक्विड, प्योर सोलवेंट, वो भी कांस्टेंट है। तो x2 को उठा लेते हैं। x2 किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब आपको पता है सॉल्यूशन है डाइल्यूट, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी स्टार्ट की तभी हमने बात की कि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N2 की वैल्यू N1 के मुकाबले बहुत कम है, तो N1 प्लस N2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1 आएगा। जब ये अप्रोक्सीमेटली N1 के इक्वल आएगा तो X2 की वैल्यू किस में रिड्यूस हो जाएगी, N2 अपॉन N1 में रिड्यूस हो जाएगी। X2 की वैल्यू कितनी आएगी, N2 अपॉन N1। अब आपको पता है N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी N2 किसके इक्वल आएगा, W2 अपॉन M2 के इक्वल, और N1 की वैल्यू क्या आएगी, W1 अपॉन M1। मैं इन वैल्यूज को इस x2 वाले फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर दूं तो N2 की जगह पे W2 अपॉन M2, N1 की जगह पे W1 अपॉन M1। M2 क्योंकि ऊपर वाले के डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा, और M1 नीचे वाले के डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा। मैथमेटिकल है सारा, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये जो वैल्यू आई मेरी x2 की, मैं इसको उस फॉर्मूला में पुट करता हूं जो मैंने पीछे ड्राइव किया है, डेल टी बी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर x2 अपॉन डेल एच बी। इसमें x2 की वैल्यू मैं क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं, तो डेल टी बी किसके इक्वल आएगा, आर टी नॉट स्क्वायर डेल एच बी, और x2 की जगह पे आ गया W2 M1 W1 M2 जो हमने यहां पे निकाला है। अब जो M1 है ये है मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट, प्योर सोलवेंट। अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो ये बनाएगा डेल एच वी डिवाइड बाई M1। अब ये क्या चीज है, जो डेल एच वी है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और M1 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ दैट सोलवेंट। आपको पता है जो वेपोराइजेशन हो रहा है, जिस हीट की हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में सिर्फ सोलवेंट की है, क्योंकि सोल्यूट तो वेपोराइज हो ही नहीं रहा, सोल्यूट तो वेपोराइज हो ही नहीं रहा। तो यहां से डेल एच वी बाई M1 मोलिकुलर वेट से हमने डिवाइड कर दिया डेल एच वी को, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बन गया। तो डेल एच वी बाई M1 को मैंने क्या पुट कर दूं, LV पुट कर दूं, और यहां पे रह गया W2 W1 एंड M2, W2 W1 और M2। अब आपको पता है W2 अपॉन M2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, N2 है, ठीक है। अगर मैं मोलैलिटी के टर्म में जाना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 किलोग्राम सोलवेंट यानी 1000 ग्राम सोलवेंट, और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर मैं W1 को कर दूं 1000 ग्राम, W1 को कर दूं 1000 ग्राम, तो जो ये W2 अपॉन M2 का नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, ये एक्चुअली में मोलैलिटी को बताने लग जाएगा। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम सोलवेंट या पर 1000 ग्राम सोलवेंट। ये तो W2 अपॉन M2 तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो ही गए। अगर W1 की वैल्यू 1000 आ जाती है, 1000 ग्राम हो जाती है, तो ये जो टर्म है इसको मैं मोलैलिटी यानी M लिख सकूंगा। तो मैं इसको इस हिसाब से चेंज कर देता हूं, W2 अपॉन M2 को मैं मोलैलिटी लिख दूंगा। अगर W1 मेरा क्या है, 1000 ग्राम है, तो W2 अपॉन M2 की जगह पे तो मैंने M लिख दिया मोलैलिटी, और W1 की जगह पे 1000। अब यहां पे देखो, जो आर टी नोट स्क्वेयर एम एल वी 1000 है, इसमें से M को तो मैं एक साइड कर लेता हूं, और जो बाकी टर्म है उसको मैं इकट्ठा कर लेता हूं। अब यहां पे जो R है वो गैस कांस्टेंट, टी नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट कांस्टेंट, 1000 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट, और LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसी भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी है उसकी ये, तो ये भी कांस्टेंट। तो ये बाकी सारी चीजें तो हो गई कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू आ गई मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है। तो हम इस पूरे कांस्टेंट को KB लिख दें, तो डेल टी बी इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाई
मोलैलिटी। यहाँ पे के भी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, की डेल्टा टी भी तो क्या है कि कितना एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, और अगर मैं मोलैलिटी की वैल्यू 1 रख दूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी भी के बी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि के बी किसके इक्वल होगा, उतने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जितना एक मोलल सॉल्यूशन हो तब आता है। यानी अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलल है, उस केस में कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो के बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये थी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।